वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप यानी इससे पहले जो वीडियोस हमने देखे थे उसमें हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास उसे देख लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। हिंदी आलोचना का विकास हमने प्रारंभ किया था जिसमें हमने आधुनिक युग से पूर्व हिंदी आलोचना को देख लिया था। आधुनिक युग, भारतेंदु काल, समीक्षा, सिद्धांतों में नया मोड़, पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा, नवीन व्यवहारिक समीक्षा का सूत्रपात, इन टॉपिक्स को कवर कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने आधुनिक काल द्विवेदी युग से संबंधित कुछ शीर्षकों को देखा था जिनमें हिंदी समीक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूपों का विकास और उत्कर्ष इस सेक्शन को देखा था। साथ ही शास्त्रीय आलोचना, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा का विकास, शास्त्रीय आलोचना, नवीन दृष्टिकोण से समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना, इस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय, समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का प्रयोग, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा, प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का अभिनव रूप यानी व्याख्यात्मक टीकाएं, पाठालोचन एवं पाठानुसंधान तथा द्विवेदी युग की उपलब्धियां, इन सेक्शंस को हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा द्विवेदी युगीन जो हिंदी आलोचना वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम छायावाद को प्रारंभ करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वह तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय से संबंधित है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम रचनाकार को देख लेते हैं, यानी किन किन रचनाकारों को हमको इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ना है। तो पहला जो तथ्य है वह है इस क्षेत्र में पदम सिंह शर्मा मिश्र बंधु, जिनमें श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं के 3 नाम श्याम, सुखदेव और गणेश बिहारी हैं। लाला भगवान दीन और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कृष्ण बिहारी मिश्र भी मिश्र बंधु ही हैं, लेकिन नहीं, जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं वो एक अलग नाम है। मिश्र बंधुओं में श्याम, सुखदेव और गणेश बिहारी ही हैं। ठीक है, तो इन सभी रचनाकारों को हम तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत देखने वाले हैं, तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय इस शीर्षक से जो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है द्विवेदी युग में तुलनात्मक मूल्यांकन की प्रवृत्ति किस कारण विकसित हुई। ऑप्शन ए, केवल अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से। ऑप्शन बी, विभिन्न भाषाओं के साहित्य से परिचित होने और हिंदी को समकक्ष प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा के कारण। ऑप्शन सी, कवियों के परस्पर मतभेद से। ऑप्शन डी, संस्कृत साहित्य की प्रधानता से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग में तुलनात्मक मूल्यांकन की प्रवृत्ति किस कारण विकसित हुई? विभिन्न भाषाओं के साहित्य से परिचित होने और हिंदी को समकक्ष प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा से इस युग में तुलनात्मक मूल्यांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। अगला प्रश्न है बिहारी और फारसी कवि सादी। ठीक है, बिहारी हैं और एक फारसी कवि कौन है? सादी। इनकी तुलनात्मक आलोचना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी, मिश्र बंधुओं ने। ऑप्शन सी, पद्म सिंह शर्मा ने। ऑप्शन डी, लाला भगवान दीन ने। तो बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? इसका सही उत्तर होगा सी, पदम सिंह शर्मा ने। तो पदम सिंह शर्मा ने तुलनात्मक आलोचना प्रस्तुत की है किनके बीच? बिहारी और फारसी कवि सादी के बीच। यानी बिहारी और सादी के बीच में अगर तुलनात्मक आलोचना पूछा जाए किसने किया है प्रारंभ, तो पदम सिंह शर्मा इसका सही उत्तर होगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सन 1907 में सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना प्रस्तुत की। अगर प्रश्न पूछा जाए कि यह आलोचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए, देव और बिहारी। ऑप्शन बी, बिहारी और देव। ऑप्शन सी, हिंदी नवरत्न। ऑप्शन डी, आर्या सप्तशती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधुओं का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ कौन सा है? हिंदी नवरत्न। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सन 1910 में अगर प्रश्न पूछा जाए हिंदी नवरत्न का समय कब है, तो 1910 इसका समय है।
1910 में मिश्र बंधुओं ने अपने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर श्रेणीबद्ध करके हिंदी के 9 प्रमुख कवियों को क्या किया है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनमें इन 9 कवियों में है सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र। ठीक है, ये चंद जो है चंद बरदाई हैं। तो अगर देखा जाए तो इनका जो क्रम है इसी रूप में व्यवस्थित किया उन्होंने, श्रेणीबद्ध किया है, यानी पहले सूर, फिर तुलसी, फिर देव, फिर बिहारी, फिर केशव, फिर भूषण, फिर सेनापति, फिर चंद और फिर हरिश्चंद्र। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इन्होंने इनका मूल्यांकन किया है। और यह इनके ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी नवरत्न, प्रकाशन वर्ष 1910। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में कितने कवियों की आलोचना की थी? तो अभी हमने देखा 9 कवियों की आलोचना की थी, तो उत्तर हो जाएगा सी। संबंधित तथ्य और देख लेते हैं मिश्र बंधु के इस आलोचनात्मक ग्रंथ से। अगर हम पहला जो इसका तथ्य है वो अगर देखें तो इसके पहले तथ्य में लिखा हुआ है, मिश्र बंधुओं के अनुसार सबसे पहले मतीराम की श्रेणी थी, फिर दास की और तब पद्माकर की। अगर मिश्र बंधुओं के अनुसार देखें तो सबसे पहले मतीराम आए, फिर भिखारी दास और फिर पद्माकर। तोष की श्रेणी यह पद्माकर के बाद की श्रेणी थी, यानी तोष जो थे पद्माकर के बाद आए। के नीचे साधारण श्रेणी और उनके पीछे हीन श्रेणी। हिंदी नवरत्न की भूमिका में यह लिखा हुआ है कि मतीराम के बाद जो श्रेणी थी भिखारी दास की थी, फिर उसके बाद पद्माकर की थी, फिर उसके बाद तोष की थी और उसके बाद अन्य कवियों की श्रेणी थी। अब जो ये श्रेणी अभी हमने जो देखा, ये श्रेणी नवरत्नों के बाद आरंभ होती है, यानी हिंदी नवरत्न के बाद जो अगर हम देखें तो फिर मतीराम आएंगे, फिर भिखारी दास आएंगे, फिर पद्माकर और फिर तोष। नवरत्नों की तो अपनी एक श्रेणी थी ही, यानी हिंदी नवरत्न में जो 9 कवि थे उनकी एक अलग श्रेणी थी। उनके बाद मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर और तोष को रखा गया था। वैज्ञानिक आधार के अभाव में मत परिवर्तन होने पर नीचे की श्रेणी का कवि ऊपर भी पहुंच जाता था, यानी इन 9 कवियों के अतिरिक्त जो श्रेणी बनी थी ये इन श्रेणियों में से कुछ कवि ऊपर भी पहुंच चुके थे, यानी उन 9 कवियों के श्रेणी में शामिल हो जाते थे। पहले सेनापति को नवरत्नों में स्थान दिया गया और मतीराम को उनके बाद रखा गया। बाद को मतीराम को नवरत्नों में रखा गया और सेनापति को उनके बाद में। तो अगर देखा जाए तो हिंदी नवरत्नों में पहले सेनापति को स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन पहले उन्होंने सेनापति को स्थान दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मतीराम को भी उसके बाद रखा। बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि मतीराम को नवरत्नों में रखा और सेनापति को फिर उनके बाद डाल दिया, यानी पहले सेनापति थे, बाद में मतीराम थे, फिर इनका मत परिवर्तन हुआ और इन्होंने पहले मतीराम को रखा, उसके बाद सेनापति को रखा। तो इस तरीके से अगर देखें तो श्रेणी जो है वो बिगड़ती भी गई। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो मिश्र बंधुओं ने देव और बिहारी में किसे ऊंचा स्थान दिया है? ऑप्शन ए बिहारी को, ऑप्शन बी देव को, ऑप्शन सी तुलसीदास को, ऑप्शन डी सूरदास को। सही उत्तर क्या होगा? मिश्र बंधुओं ने देव और बिहारी में ऊंचा स्थान दिया है देव को। अगला प्रश्न है, पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की तुलना किन भाषाओं के कवियों की रचना से की है? ऑप्शन ए केवल हिंदी और संस्कृत से, ऑप्शन बी संस्कृत, फारसी, उर्दू और प्राकृत से, ऑप्शन सी उर्दू, फारसी और हिंदी से, ऑप्शन डी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से। तो बिहारी सतसई की तुलना किन किन भाषाओं से हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी उर्दू, फारसी और हिंदी से बिहारी सतसई की तुलना हुई है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पदम सिंह शर्मा ने आर्या सप्तशती, अमरूक शतक, गाथा सप्तशई तथा फारसी, उर्दू और हिंदी के अन्य कवियों की रचनाओं से बिहारी सतसई की तुलना करते हुए बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है। तो बिहारी सतसई की तुलना फारसी, उर्दू और हिंदी से तो हुई ही, साथ ही आर्या सप्तशती, अमरूक शतक और गाथा सप्तशई से भी इसकी तुलना की गई और इनकी तुलना करते हुए पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया। ठीक है, तो तुलना किन किन भाषाओं से हुई है? फारसी, उर्दू और हिंदी। और अगर रचनाओं से पूछा जाए तो आर्या सप्तशती, अमरूक शतक और गाथा सप्तशई, इन 3 रचनाओं तथा 3 भाषाओं से बिहारी सतसई की तुलना कर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार कौन सा कवि श्रेष्ठ था? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी सेनापति।
तो पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार अगर हम देखें तो कौन सा कवि श्रेष्ठ था? तो कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार अगर हम देखें तो इनके अनुसार देव जो हैं वो कवि श्रेष्ठ थे, मिश्र बिहारी यानी कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, ठीक है, प्रश्न पूछा जाए अगर कि देव और बिहारी किसने लिखा, तो उत्तर क्या होगा? कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर बड़ी ही विद्वता के साथ यथासाध्य तटस्थ रहते हुए देव को बिहारी से बड़ा बताया, ठीक है। तो कृष्ण बिहारी ने देव को बड़ा बताया है, किससे? बिहारी से, और इनके ग्रंथ का नाम देव और बिहारी है। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन बी लाला भगवान दीन ने, ऑप्शन सी पदम सिंह शर्मा ने, ऑप्शन डी कृष्ण बिहारी मिश्र ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाला भगवान दीन ने। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव, ठीक है, तो देव और बिहारी किसका था? कृष्ण बिहारी मिश्र का। वहीं बिहारी और देव लाला भगवान दीन का है। इनको लिखकर इन्होंने बिहारी को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक आलोचना में आलोचकों का दृष्टिकोण मुख्यतः किस काल की परंपरा का था? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी द्विवेदी काल। तो तुलनात्मक आलोचना में आलोचकों का जो दृष्टिकोण था वह पूरी तरीके से रीति काल पर आधारित था। तो रीति काल की परंपरा का अनुकरण करते हुए इन्होंने तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की तुलनात्मक आलोचना की मुख्य सीमा क्या थी? ऑप्शन ए कवियों के प्रति पक्षपात, ऑप्शन बी वैज्ञानिक आधार का अभाव, ऑप्शन सी भाषा की जटिलता, ऑप्शन डी आधुनिक भावनाओं की अधिकता। तो अगर हम द्विवेदी युग के तुलनात्मक आलोचना की सीमा देखें तो वहाँ वैज्ञानिक आधार का कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि किसी कवि को किसी से सिर्फ श्रेष्ठ बताना है, ठीक है। क्यों श्रेष्ठ है इसका कारण कोई सही तरीके से नहीं दे पा रहे, यानी तर्क का अभाव हमें वहाँ दिखाई दे रहा है। तो वैज्ञानिक आधार का क्या है? अभाव हमको दिखाई देता है द्विवेदी युग की तुलनात्मक आलोचना में। अब जैसे अगर रामचंद्र तिवारी भी इस ओर रेखांकित क्या कर रहे हैं कि छोटे बड़े का निर्णय बहुत स्वस्थ प्रकृति का द्योतक नहीं कहा जा सकता है। जैसे उन्होंने कह दिया ना कि देव बड़े हैं या छोटे, या शादी बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, तो छोटे बड़े का ये जो निर्णय है बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति का द्योतक नहीं कहा जा सकता। यदि प्राचीन कवियों का यह तुलनात्मक मूल्यांकन जीवन और साहित्य के व्यापक संदर्भ में किया गया होता तो अधिक श्रेष्ठकर होता है। यानी कि हम अगर प्राचीन कवियों की तुलना कर भी रहे हैं तो जीवन और साहित्य के लिए वो उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। तो इसका कोई व्यापक संदर्भ नहीं रहा है और ना ही कोई विशेष इसमें यह जीवन और साहित्य के लिए योगदान सिद्ध हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर ये आलोचना हो भी रही तो इसमें क्या जुड़ रहा है नया साहित्य में, यह नहीं तय हो पा रहा है। तो इस कारण ये अधिक श्रेष्ठकर नहीं बन पाया है। तो ये एक सीमा के रूप में हम देख सकते हैं द्विवेदी युग की तुलनात्मक आलोचना का। तीसरी जो प्रवृत्ति है वो समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का प्रयोग। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग में समीक्षा का प्रारंभिक रूप क्या था? ऑप्शन ए साहित्य समालोचना, ऑप्शन बी पुस्तक समीक्षा, ऑप्शन सी पुस्तक परिचय, ऑप्शन डी समालोचक लेख। अब अगर समीक्षा की बात करते हैं तो जिसे हम बुक रिव्यू अंग्रेजी में कहते हैं, तो हालांकि वो पुस्तक समीक्षा की तरह ही आ जाएगा, लेकिन समीक्षा की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग में समीक्षा का प्रारंभिक रूप पुस्तक परिचय के रूप में ही था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तथ्य देख लेते हैं। क्रमशः पुस्तक परिचय का स्थान अब क्या हुआ? भारतेंदु युग में वह पुस्तक परिचय था, फिर धीरे धीरे बढ़कर वो पुस्तक समीक्षा, और पुस्तक समीक्षा का स्थान साहित्यिक समालोचना ने ले लिया, ठीक है। पहले पुस्तक परिचय था भारतेंदु युग में, फिर पुस्तक समीक्षा बना, और पुस्तक समीक्षा के बाद साहित्यिक समालोचना बन गया। तो ये हम देख रहे हैं कि समीक्षा का कहीं ना कहीं विकास होता गया भारतेंदु युग के बाद, ठीक है। परिचय से, पुस्तक परिचय से यह प्रारंभ होता है। अगला जो प्रश्न है वह है, भारतेंदु युग में संयोगिता स्वयंवर की उत्कृष्ट आलोचना किसने की थी? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रेमघन यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी द्विवेदी जी, और ऑप्शन डी शुक्ल जी। तो भारतेंदु युग में संयोगिता स्वयंवर पर, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर पर सबसे अच्छी आलोचना किसने की थी? तो वो प्रेमघन ने की थी। भारतेंदु युग में अगर हम देखें
तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने संयोगिता स्वयंवर पर आनंद कादम्बनी, ठीक है, आनंद कादम्बनी पत्रिका है, 1886 प्रकाशन वर्ष है, इसमें इन्होंने क्या किया था, संयोगिता स्वयंवर पर आलोचना लिखी थी। किसने? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने निम्न में से किन कृतियों की समीक्षा की थी? ऑप्शन ए नील देवी, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी संयोगिता स्वयंवर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो बालकृष्ण भट्ट ने उपर्युक्त सभी पर कृतियों पर समीक्षा प्रस्तुत की थी। तथ्य देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी हिंदी प्रदीप में किया था इन्होंने। हिंदी प्रदीप पत्रिका है, फरवरी 1882। इस समय इन्होंने नील देवी की समालोचना प्रस्तुत की। वहीं फिर परीक्षा गुरु को भी उन्होंने हिंदी प्रदीप दिसंबर अंक में, दिसंबर 1882 में इन्होंने परीक्षा गुरु पर भी समालोचना लिखी। साथ ही संयोगिता स्वयंवर पे भी लिखी। संयोगिता स्वयंवर हिंदी प्रदीप में ही अप्रैल 1886। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि नील देवी का जो की समालोचना जब प्रस्तुत की थी वह कब किया गया था और किस पत्रिका में, तो हिंदी प्रदीप में 1882, फरवरी 1882। परीक्षा गुरु की बात की जाए तो हिंदी प्रदीप दिसंबर 1882। संयोगिता स्वयंवर की बात की जाए तो हिंदी प्रदीप अप्रैल 1886। तो इन तीनों की आलोचना प्रस्तुत की है किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। अगला जो प्रश्न है वह है, सरस्वती पत्रिका में मिश्र बंधुओं की कौन सी कृति की समीक्षा द्विवेदी जी ने की थी? ऑप्शन ए हिंदी नवरत्न, ऑप्शन बी कवि श्रेष्ठ, ऑप्शन सी काव्य विमर्श, ऑप्शन डी साहित्य आलोचन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका में मिश्र बंधुओं की कौन सी कृति की समीक्षा द्विवेदी जी ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी नवरत्न की। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वह सरस्वती में ही द्विवेदी जी ने मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न की विस्तृत समीक्षा करते हुए यह प्रश्न उठाया था कि मिश्र बंधुओं ने रत्न श्रेणी का लक्षण बताए बिना मनमाने ढंग से कवियों की श्रेष्ठता का निर्णय किया। जैसा बताया गया ना कि जो तुलनात्मक आलोचना प्रस्तुत की गई थी उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, उसी को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी यहाँ पे उसे रेखांकित कर रहे हैं कि हिंदी नवरत्न की जो विस्तृत समीक्षा उन्होंने प्रस्तुत की उसमें वो बता रहे हैं कि मिश्र बंधुओं ने जो कवियों को श्रेणीबद्ध किया है या रत्न श्रेणी के रूप में उनके लक्षण बताए हैं, तो उनके कोई लक्षण बताए बिना उन्होंने मनमाने ढंग से यानी अपनी मत के अनुसार उन्होंने क्या किया, उनको क्रमवार व्यवस्थित कर दिया। तो उसके पीछे कोई ठोस तर्क वो नहीं दे पाए मिश्र बंधु, तो उसी की समीक्षा या समालोचना कह सकते हैं द्विवेदी जी ने की थी। अगला जो पॉइंट है, इसके साथ ही समालोचक एक पत्रिका है, जयपुर से निकलती है 1902 में, इंदु वाराणसी से निकलती है 1909 और बाद में माधुरी लखनऊ 1921, माधुरी लखनऊ से निकलती है 1921 में ने हिंदी आलोचना के विकास को बढ़ाया। अगर हम देखें कि सरस्वती आलोचना को व्यापक बनाने में सरस्वती की अपनी एक भूमिका रही है। साथ ही अगर हम कुछ और पत्रिकाओं को इसमें जोड़ें तो समालोचक एक पत्रिका है, इंदु एक पत्रिका है और माधुरी, इन तीनों पत्रिकाओं ने भी हिंदी आलोचना के विकास को आगे बढ़ाया है। तीसरा जो तथ्य है वह क्रमशः हिंदी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना की व्याख्यात्मक पद्धति विकसित हुई। व्यवहारिक आलोचना की व्याख्यात्मक पद्धति यानी आपके पास वो सही तर्क होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक आधार भी हम उसको दे पाए, ठीक है, कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको श्रेणीबद्ध कर रहे हैं तो मनमाने ढंग से कोई चीज़ ना सामने आए, उसके पीछे ठोस तर्क दिया जाए, तो व्याख्यात्मक पद्धति भी विकसित हो, ये पूरी कोशिश की गई इसकी, यानी उस पर बल दिया जाने लगा, ठीक है, अगर हम इस रूप में देखें तो। अगला जो प्रश्न है वह है, आधुनिक व्याख्यात्मक आलोचना का आदर्श रूप कहाँ प्रतिष्ठित हुआ? ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका में, ऑप्शन बी शुक्ल जी की कृतियों में, ऑप्शन सी द्विवेदी जी की समालोचनाओं में, ऑप्शन डी प्रेमघन के लेखों में। तो आधुनिक व्याख्यात्मक आलोचना का आदर्श रूप कहाँ प्रतिष्ठित हो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्ल जी की कृतियों में। तो व्याख्यात्मक आलोचना का जो आदर्श है वो हम कहीं ना कहीं शुक्ल जी की कृतियों में देखते हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जायसी, तुलसी और सूर की व्यवहारिक आलोचना में इस व्याख्यात्मक पद्धति का आदर्श रूप प्रतिष्ठित हुआ है। यानी अगर शुक्ल जी त्रिवेणी लिख रहे हैं, त्रिवेणी में जायसी, तुलसी और सूर की
की आलोचना को या समालोचना को वहाँ दर्शा रहे हैं तो वहाँ वो ठोस आधार दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो अगर तुलसी को श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं तो उसके पीछे तर्क नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वहाँ वो तर्क भी दे रहे हैं। तो यही चीज़ व्याख्यात्मक आलोचना जो है या व्याख्यात्मक पद्धति में इसी चीज़ की मांग होती है, ठीक है। तो व्यवहारिक आलोचना तो है ही, साथ ही व्याख्यात्मक आदर्श भी हैं शुक्ल की आलोचना में। अगर हम देखें ये आलोचनाएं यानी जायसी ग्रंथावली 1922, तुलसी ग्रंथावली द्वितीय भाग 1923, भ्रमरगीत सार 1925 इसकी भूमिकाओं के रूप में प्रकाशित हुई हैं। यानी इन्होंने जो भी व्यवहारिक आलोचना लिखी है जायसी, तुलसी और सूर के संबंधित में, तो जायसी ग्रंथावली की भूमिका में उसे प्रकाशित किया गया। तो जायसी ग्रंथावली की अगर हम भूमिका देखेंगे तो उसकी भूमिका रामचंद्र शुक्ल की समालोचना ही है या आलोचना ही है। वहीं अगर तुलसी ग्रंथावली के द्वितीय भाग को देखेंगे जिसका प्रकाशन वर्ष 1923 है, उसमें भी आपको भूमिका के रूप में रामचंद्र शुक्ल की ही आलोचना मिलेगी। वहीं अगर हम भ्रमरगीत सार की भूमिका की बात करें, प्रकाशन वर्ष 1925 दे रखा है, इसकी भूमिका के रूप में भी रामचंद्र शुक्ल की वहाँ आलोचना आपको मिलेगी। तो जायसी ग्रंथावली का प्रकाशन वर्ष 1922, तुलसी ग्रंथावली द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष 1923, भ्रमरगीत का प्रकाशन 1925 महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है उसे भी ध्यान देते जाएंगे। अगला प्रश्न है शुक्ल जी की व्याख्यात्मक आलोचना का आधार क्या था? ऑप्शन ए केवल इतिहास, ऑप्शन बी मनोविज्ञान और रसशास्त्र, ऑप्शन सी इतिहास, परंपरा, युग चेतना, लोक दृष्टि, मनोविज्ञान आदि, ऑप्शन डी भाषा और शैली। तो अगर हम देखें तो शुक्ल जी की व्याख्यात्मक आलोचना का आधार है इतिहास, परंपरा, युग चेतना, लोक दृष्टि और मनोविज्ञान। तथ्य देख लेते हैं। द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल को देख लिया हमने, मिश्र बंधुओं को देख लिया हमने। अब इनके अन्य आलोचकों में अगर हम देखें तो बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय आदि ने भी अपनी शक्ति और सीमा के अनुसार व्यवहारिक आलोचना की इस व्याख्यात्मक पद्धति को अपनाया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भूमिकाएं शुक्ल जी की व्याख्यात्मक आलोचनाओं में सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए जायसी ग्रंथावली, ऑप्शन बी तुलसी ग्रंथावली, ऑप्शन सी भ्रमरगीत सार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने तथ्य के रूप में इन तीनों ही ग्रंथों को देखा कि शुक्ल जी की व्याख्यात्मक आलोचना के उदाहरण के रूप में इन तीनों ग्रंथों का जिक्र किया गया है, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भ्रमरगीत सार। समय आप ऊपर देख लेंगे फिर से। समालोचक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? समालोचक जयपुर से निकलने वाली पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ऑप्शन है 1886, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1921। सही उत्तर क्या होगा? 1902 जयपुर। अगला जो प्रश्न है वह है शुक्ल जी की परंपरा के आलोचक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर दीन दयाल गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, ऑप्शन सी पंडित विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो शुक्ल जी की परंपरा के आलोचक के अगर रूप में हम देखें तो उपर्युक्त सभी आलोचक शुक्ल जी के परंपरा के थे। साथ ही अन्य आलोचक भी हैं जिनका नाम हम तथ्य के रूप में देख लेते हैं। शुक्ल जी की परंपरा के अनुसार इसमें शामिल आलोचक हैं डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, डॉक्टर दीन दयाल गुप्त, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल आदि में आलोचना की यह व्याख्यात्मक पद्धति लक्षित की जा सकती है। एक और पुनः नाम देख लेते हैं शुक्ल जी की परंपरा में जो आलोचक हैं डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, डॉक्टर दीन दयाल गुप्त, पंडित विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल। ये सभी आलोचक शुक्ल जी की परंपरा में शामिल थे। अगला प्रश्न है समीक्षा के विकास को आगे बढ़ाने वाली पत्रिकाएं कौन सी थी? ऑप्शन है समालोचक, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी माधुरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हमने पत्रिकाओं में भी इन तीनों का नाम देखा था कि आलोचना के विकास में इन तीनों पत्रिकाओं का अपना एक योगदान रहा है। साथ ही सरस्वती तो इसमें विशेष रही ही है। तो हमारा यहाँ तीसरा जो टॉपिक है द्विवेदी युग से संबंधित जो समीक्षा की प्रवृत्ति है वो समाप्त होता है। चौथा जो टॉपिक है अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा का, इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन बी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ऑप्शन सी हिंदू समीक्षा पत्रिका, ऑप्शन डी नागरी हितैषिणी पत्रिका।
तो अगर शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा की बात की जाए तो वहाँ नागरी प्रसारणी पत्रिका जो है वह इसमें विशेष रूप से इसका योगदान या महत्वपूर्ण यह संस्था रही है, मतलब ये पत्रिका रही है। तो शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा की अगर बात करें तो नागरी प्रसारणी पत्रिका का मुख्य रूप से नाम आता है। अगला जो प्रश्न है वह नागरी प्रसारणी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ध्यान रखेंगे नागरी प्रसारणी सभा नहीं है, ये पत्रिका है, सभा से निकलने वाली ही पत्रिका है ये। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका पूछा जा रहा है। 1890, 1895, 1897 और 1900। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1897। ठीक है, कहीं कहीं आप 1896 भी देखेंगे। 1893 नागरी प्रसारणी सभा का प्रकाशन वर्ष देखेंगे आप, और पत्रिका का प्रकाशन 96 देखेंगे। रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में इसे 97 दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप अगर हम तथ्य के अनुसार चले तो 97 आप इसे ही फॉलो करेंगे रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के अनुसार। तो नागरी प्रसारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या हो गया 1897। अब हम इसके पत्रिका से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। इस पत्रिका में यानी नागरी प्रसारणी पत्रिका में बाबू राधाकृष्ण दास का नागरी दास का जीवन चरित्र तथा बाबू श्याम सुंदर दास का बीशल देवरासो, किशोरीलाल गोस्वामी का अभिज्ञान शाकुंतलम और पद्म पुराण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का विक्रमोर्वशी की मूल कथा आदि अनेक गंभीर एवं गवेषणापूर्ण आलोचनात्मक निबंध 1899 से 1900 के बीच प्रकाशित हुए। तो इनमें जो इस पत्रिका में बाबू राधाकृष्ण दास जी थे, इनका जो समीक्षात्मक लेख है वह नागरी दास का जीवन चरित्र, सॉरी समीक्षात्मक नहीं, अनुसंधान परक जो लेख है वो है नागरी दास का जीवन चरित्र। वहीं अगर हम बाबू श्याम सुंदर दास की बात करें तो इन्होंने बिसल देव रासो, किशोरीलाल गोस्वामी ने अभिज्ञान शाकुंतल और पद्म पुराण, तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो इन्होंने विक्रमोर्वशी की मूल कथा, इससे संबंधित गवेषणात्मक और गंभीर आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। समय 1899 से 1900 के बीच थे, यानी इन निबंधों का जो समय था वह 1899 से 1900 के बीच रहा है। तो महत्वपूर्ण जो आपके लिए है वह अगर प्रश्न पूछा जाए नागरी दास का जीवन चरित्र किसने लिखा तो उत्तर क्या होगा बाबू राधाकृष्ण। वहीं अगर प्रश्न पूछा जाए बीशल देव रासो से संबंधित जो गवेषणात्मक लेख लिखे गए हैं वो किन्होंने लिखा है तो बाबू श्याम सुंदर दास। या अगर अभिज्ञान शाकुंतल और पद्म पुराण से संबंधित गवेषणापूर्ण आलोचनात्मक निबंध किसने लिखे हैं तो उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी। या चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित उनकी गवेषणात्मक आलोचनात्मक निबंध के विषय में पूछा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा विक्रमोर्वशी की मूल कथा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्षीय संस्कृत कवियों का समय निरूपण। ये एक रचना है जो बांग्ला से अनुवादित हुई है और इस कृति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सरयू प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राधाकृष्ण दास। तो भारतवर्षीय संस्कृत कवियों का समय निरूपण ये कृति है सरयू प्रसाद मिश्र की। भारतवर्षीय संस्कृत कवियों का समय निरूपण सरयू प्रसाद मिश्र इसके रचनाकार हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पत्रिका के प्रकाशन के पूर्व यानी नागरी प्रसारणी पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व की बात हो रही है। सरयू प्रसाद मिश्र ने भारतवर्षीय संस्कृत कवियों का समय निरूपण इसे प्रकाशित करवाया था, यानी इस समीक्षात्मक लेख को लिखा था। वहीं गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने संस्कृत कवि पंचक जो मराठी से अनुवादित थी इसे मानी कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये शोध परक समीक्षात्मक लेख है। गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की जो लेख है वह है संस्कृत कवि पंचक जो मराठी से अनुवाद हुआ है। वहीं अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने नैषद चरित चर्चा जैसी रचनाएं लिखी हैं और ये सभी रचनाएं पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व की थी। अगला प्रश्न है शोध परक समीक्षा का समुचित विकास किस वर्ष के बाद संभव हुआ। तो आपके लिए महत्वपूर्ण इन तथ्यों में क्या हो जाता है, ये जो रचना है ना ये किनकी है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। संस्कृत कवि पंचक किनका है, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री। भारतवर्षीय संस्कृत कवियों का समय निरूपण किनका है, सरयू प्रसाद मिश्र का। या नैषद चरित चर्चा किनका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वह शोध परक समीक्षा का समुचित विकास किस वर्ष के बाद संभव हुआ।
तो ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1930। सही उत्तर हो 1921। शोध परक समीक्षा का समुचित विकास 1921 के बाद हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी को विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम किसने स्थान दिलाया? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन सी किशोरी लाल गोस्वामी ने, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी को एमए के पाठ्यक्रम में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1940। तो उत्तर क्या होगा? 1921। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी को एमए के पाठ्यक्रम में शामिल कब किया गया? 1921 में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1921 में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई और एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। ठीक है, तो ये तथ्य अनुसंधान और आलोचना से लिया गया है, जिसके रचनाकार नगेंद्र हैं और इसे शामिल किया गया है रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में। ठीक है, तो अगर हम मूल स्रोत देखें तो मूल स्रोत अनुसंधान और आलोचना है। ठीक है, और उसके रचनाकार नगेंद्र हैं। यहाँ पे अगर हम तथ्य की बात करें तो तथ्य क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो हिंदी के अध्ययन अध्यापन के लिए या विकास के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया था वो है बाबू श्याम सुंदर दास, और 1921 में ही यह चयन किया गया था। साथ ही एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को इसी वर्ष स्थान दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, शोध परक समीक्षा किसके कार्य का परिणाम मानी जाती है? ऑप्शन ए व्यष्टि यानी व्यक्ति के, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी समाज और ऑप्शन डी संप्रदाय। तो शोध परक समीक्षा अगर देखा जाए तो किसके कार्य की परिणाम मानी जा सकती है? संस्था के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संस्था। अगला प्रश्न है, नागरी हितैषिणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका नहीं पूछा जा रहा है, नागरी हितैषिणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1899 पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है 1900, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1915। सही उत्तर होगा 1907। प्रकाशन वर्ष है 1907 और जगह आरा है। ठीक है, तो नागरी हितैषिणी पत्रिका कहाँ से निकलती है? आरा से, और 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह है, शोध परक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए भाव सौंदर्य प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण या नवीन आख्यान करना, लेखक की प्रशंसा करना या साहित्यिक शैली विकसित करना। तो शोध परक समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण करना या नवीन आख्यान प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है वह है, शोध परक समीक्षा किन संस्थानों में सबसे अधिक सफल हो सकती है? ऑप्शन ए साहित्यिक सभाओं में, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय और शोध संस्थान में, ऑप्शन सी निजी प्रकाशन गृह में, ऑप्शन डी पत्र पत्रिकाओं में। तो शोध परक समीक्षा जो है वह किन संस्थानों में सबसे अधिक सफल हो सकती है? विश्वविद्यालय में या फिर शोध संस्थान में। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमने इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ा। अगला जो हमारा समीक्षात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा, यानी द्विवेदी युग की समीक्षात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा, वह है पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक है प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का अभिनव रूप, जिसमें व्याख्यात्मक टीकाएं ये सेक्शन है। इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। व्यवहारिक आलोचना की मान्य पद्धति किसे माना गया है? ऑप्शन ए निबंध पद्धति को, ऑप्शन बी नाटक पद्धति को, ऑप्शन सी टीका पद्धति को, ऑप्शन डी चरित्र पद्धति को। तो व्यवहारिक आलोचना की मान्य पद्धति टीका पद्धति को माना गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में टीकाओं के कौन कौन से नाम प्रचलित थे? ऑप्शन ए भाष्य, अंश और संहिता, ऑप्शन बी तिलक, लोचन और भाष्य, कारिका, पक्किका, ऑप्शन सी रस, छंद, अलंकार, ऑप्शन डी कोश, निबंध, समीक्षा। तो संस्कृत साहित्य में अगर हम देखें तो टीकाओं के नाम थे तिलक, लोचन, भाष्य, कारिका और पक्किका। तो ये सभी नाम टीका के पर्याय के रूप में संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होते थे। अगला जो प्रश्न है वह है, कालिदास की कृतियों पर प्रसिद्ध टीकाएं किसने लिखी? ऑप्शन ए मल्लीनाथ ने, ऑप्शन बी लाला भगवान दिन ने, ऑप्शन सी प्रसाद ने, ऑप्शन डी जगन्नाथ दास ने। तो कालिदास की कृतियों पर प्रसिद्ध टीकाएं मल्लीनाथ ने लिखी है।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं हम। हिंदी के भक्ति और रीति युगों में भी टीकाओं की परंपरा चलती रही है। अगर हम आधुनिक युग की बात ना भी करें तो भक्ति और रीति युग में भी देखें तो टीकाएँ काफ़ी लिखी गई। जहाँ रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, बिहारी सतसई ये रचनाएं हैं जो भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित है, जिन पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं। अगला तथ्य है आधुनिक युग में भी इन टीकाओं की परंपरा का क्रम बना रहा। स्वयं भारतेंदु ने बिहारी सतसई और सूर के कूट पदों की टीकाएं लिखी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी बिहारी सतसई और सूर जो भक्ति और रीतिकाल से संबंधित कवि हैं और इनकी रचनाओं के कूट पदों की टीकाएं लिखी हैं। तो जो टीकाओं वाला की जो प्रवृत्ति रही है वह भक्ति, रीति और आधुनिक काल में भी अनवरत चलती रही। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई पर सर्वाधिक उल्लेखनीय टीका किसकी है? ऑप्शन ए वियोगी हरि की, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर की, ऑप्शन सी भारतेंदु की, ऑप्शन डी द्विवेदी की। तो बिहारी सतसई पर आप लोग अगर हम परीक्षाओं में देखें तो जो सिलेबस में हमारा लगा रहता है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी सतसई। तो सर्वाधिक उल्लेखनीय जो टीका है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर की ही रही है। तो उत्तर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने किस ग्रंथ की टीका संजीवनी व्याख्या के नाम से की है? अगर प्रश्न पूछा जाए संजीवनी व्याख्या टीका किन की है तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने, लेकिन यह जो टीका है वह किस ग्रंथ की टीका है? तो वो है, उत्तर होगा क्या? ऑप्शन है रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो यो संजीवनी व्याख्या जो टीका है यह पद्मावत की टीका है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत की टीका को संजीवनी व्याख्या नाम दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है श्री वियोगी हरि की लिखी प्रसिद्ध टीका कौन सी है? ऑप्शन ए बिहारी रत्नाकर, ऑप्शन बी केशव कौमुदी, ऑप्शन सी विनय पत्रिका की टीका, ऑप्शन डी संजीवनी व्याख्या। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका की टीका। वियोगी हरि की लिखी प्रसिद्ध टीका कौन सी है? विनय पत्रिका की टीका। अगला प्रश्न है लाला भगवान दीन द्वारा रचित टीका ग्रंथों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए केशव कौमुदी, ऑप्शन बी प्रिया प्रकाश, ऑप्शन सी कामायनी व्याख्या, ऑप्शन डी बिहारी बोधनी। तो कौन सा नहीं है? ये उत्तर है होगा कामायनी व्याख्या। तो लाला भगवान दीन ने जो टीकाएं लिखी हैं वो है केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश और बिहारी बोधनी। कामायनी व्याख्या इन्होंने नहीं लिखी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी लिखा है, प्रिया प्रकाश लिखा है, मानस की टीका लिखा है, बिहारी बोधनी लिखा है, दोहावली लिखा है, कवितावली लिखा है, छत्रसाल दशक लिखा है। आदि टीका ग्रंथों की रचना करके मध्यकालीन कवियों के काव्य की व्याख्याएं एवं काव्य सौंदर्य को उद्घाटित किया है। तो लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश, मानस की टीका, बिहारी बोधनी, दोहावली, कवितावली और छत्रसाल दशक के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। अगला जो प्रश्न है वह कामायनी से संबंधित है, क्योंकि हमने कामायनी व्याख्या को अभी इससे एलिमिनेट किया। तो कामायनी पर लिखी प्रसिद्ध टीका किसकी है? ऑप्शन ए शैदा की, ऑप्शन बी द्विवेदी की, ऑप्शन सी प्रसाद की, ऑप्शन डी भगवान दीन की। तो सही उत्तर क्या होगा? शैदा की, ए शैदा की। अगला जो प्रश्न है वह देख लेते हैं टीका लेखन में कमी क्यों आई? यानी अब टीकाएं क्यों नहीं लिखी जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि भारतेंदु युग के बाद जो है टीका लेखन में कहीं ना कहीं कमी आई है। तो वह कमी क्यों आई है? ऑप्शन ए इसमें रुचि कम है, ऑप्शन बी इसमें श्रम अधिक लगता है और यश कम मिलता है, ऑप्शन सी इसकी आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी यह प्रतिबंधित है। तो टीका लेखन में कमी क्यों आई है? क्योंकि इसमें श्रम अधिक लगता है और इसमें यश कम मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जो टीका लेखन में जो अभाव अब दिखाई देने लगा है, उसके मूल में ये कारण रहा है। अगला प्रश्न है एक आदर्श टीका के लिए किन ज्ञानों की अपेक्षा होती है? ऑप्शन ए इतिहास, दर्शन, धर्म, नीति, काव्य शास्त्र आदि की, ऑप्शन बी केवल भाषा और व्याकरण की, ऑप्शन सी केवल अलंकार शास्त्र की, ऑप्शन डी केवल काव्य रचना की। तो सही उत्तर क्या होगा? आदर्श टीका के लिए क्या क्या ज्ञान अपेक्षित है? इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, धर्म, नीति, काव्य शास्त्र आदि का भी साथ में ज्ञान होना चाहिए। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एक आदर्श टीका लिखने के लिए इतिहास, दर्शन, धर्म, नीति, काव्य शास्त्र, लोक रीति, काव्य रूढ़ि, भाषा विज्ञान आदि की समुचित जानकारी के साथ ही
तथ्य एवं तत्व दोनों को ग्रहण करने की मार्मिक प्रज्ञा भी अपेक्षित है। तो यह एक जो अगर हम देखें इनमें इन ज्ञानों का अपेक्षित होना अपेक्षित है। मतलब अगर टीकाएँ कोई लिखना चाहे तो उनके लिए इतिहास पर भी पूरी तरीके से उनकी पकड़ होनी चाहिए, दर्शन, धर्म, नीति आदि पर भी पकड़ होनी चाहिए, साथ में भाषा विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रसंग में प्रसाद की कामायनी पर लिखी गई शैदा की टीका का भी उल्लेख किया जा सकता है, हमने अभी प्रश्न के माध्यम से देख लिया। अगला जो है पाठालोचन व पाठानुसंधान, यह अंतिम प्रवृत्ति है द्विवेदी युग की। आलोचनात्मक या समीक्षात्मक प्रवृत्ति जो है यह अंतिम है, जिनमें पाठालोचन एवं पाठानुसंधान एक प्रवृत्ति के रूप में है, जिसे टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति को हम पढ़ लेते हैं। यह द्विवेदी युग की समीक्षात्मक पद्धति का कह सकते हैं अंतिम प्रकार है। प्रश्न है, प्राचीन कवियों की कृतियों के सही पाठ के अनुसंधान का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, साहित्य की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, कवियों का उचित मूल्यांकन करने के लिए। ऑप्शन सी, भाषा को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन डी, नई कृतियाँ रचने के लिए। तो प्राचीन कवियों की कृतियों को के सही पाठ के अनुसंधान का क्या महत्व है? इसका सही उत्तर होगा कवियों का उचित मूल्यांकन करने के लिए। अगर हम पाठानुसंधान कर रहे हैं तो मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, देखना कि पुनर्अवलोकन करना। ठीक है, यानी कि जो मूल जो पाठ है उसका पुनर्अवलोकन करना, और वो पुनर्अवलोकन हम क्यों करें? कवियों का उचित मूल्यांकन हो सके। जैसे अगर हम हिंदी नवरत्न की बात करें तो हिंदी नवरत्न में कहीं ना कहीं अगर रामचंद्र तिवारी के अनुसार भी देखें या महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी देखें तो वहाँ उन्हें लग रहा है कि उन्होंने मनमाने ढंग से कवियों को श्रेणीबद्ध किया है। अब अगर हम पुनर्पाठ करते हैं, यानी अगर हम फिर से सूर, तुलसी, बिहारी और देव को पढ़ते हैं तो हम उसका उचित मूल्यांकन कर पाएंगे कि अगर मिश्र बंधु देव को श्रेष्ठ मान रहे हैं या बिहारी को श्रेष्ठ मान रहे हैं या तुलसी को श्रेष्ठ मान रहे हैं तो उसका क्या उचित कारण है। और अगर हम तर्क सही पाते हैं तो हम फिर से उनको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो कवियों के उचित मूल्यांकन करने के लिए क्या है, इसका अनुसंधान जरूरी हो जाता है। तो पाठानुसंधान और पाठालोचन का जो मुख्य उद्देश्य है वह इसी रूप में है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? जैसे मैंने बताया कि नागरी प्रचारणी पत्रिका अलग है, सभा अलग है। सभा का प्रकाशन वर्ष का है क्या है 1893, और पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1896 मैंने अमूमन देखा है। लेकिन अगर हम पत्रिका की यानी रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक की बात करें तो 1897 1907 है। ठीक है, 1897 है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काशी। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है वो है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के बाद किस कार्य की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ? ऑप्शन ए, नई साहित्यिक विधाओं का निर्माण। ऑप्शन बी, पाठानुसंधान और संपादन कार्य। ऑप्शन सी, साहित्यिक पुरस्कार वितरण। ऑप्शन डी, भाषा सुधार आंदोलन। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के बाद किस ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ? तो पाठानुसंधान और संपादन कार्य की ओर, यानी संपादन का भी कार्य हो रहा था, साथ साथ पाठानुसंधान भी इस ओर भी ध्यान विद्वानों का आकृष्ट हुआ है। अगला जो प्रश्न है वह है, कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की कृतियों का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए, डॉक्टर श्याम तिवारी ने। ऑप्शन बी, बाबू श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों ने। ऑप्शन सी, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा ने। ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो सही उत्तर क्या होगा? कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की कृतियों का संपादन किया है बाबू श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों ने। अगला प्रश्न है, शुरुआती संपादन कार्य में किस बात का अभाव था? ऑप्शन ए, कवियों के नाम का उल्लेख। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक पाठानुसंधान पद्धति का। ऑप्शन सी, भाषा की शुद्धता का। ऑप्शन डी, आलोचनात्मक दृष्टि का। तो शुरुआती संपादन कार्य में किस बात का अभाव था? वैज्ञानिक पाठानुसंधान पद्धति का अभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था ने पाठानुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी। ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी अकेदमी इलाहाबाद। ऑप्शन सी, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता। ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य परिषद दिल्ली। सही उत्तर होगा हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद। पाठानुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किसने किया है? हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद ने काम किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पाठानुसंधान के क्षेत्र में इधर हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद,
साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, हिंदी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय आदि ने भी उल्लेखनीय कार्य किया है। तो सबसे पहला नाम हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद का नाम आता है, उसके बाद साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद का नाम आता है, हिंदी परिषद का नाम आता है और प्रयाग विश्वविद्यालय का। तो इन सभी संस्थाओं ने पाठानुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। अगला जो तथ्य है वह इस दिशा में यानी पाठानुसंधान और पाठालोचन के दिशा में विशेष रुचि रखने वालों में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, पंडित उमा शंकर शुक्ल थे, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त थे, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी और डॉक्टर कन्हैया सिंह। इन सभी का नाम पाठानुसंधान और पाठालोचन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किनका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित उमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर पारसनाथ तिवारी तथा डॉक्टर कन्हैया सिंह। ठीक है, इनके अतिरिक्त भी कुछ रचनाकार रहे हैं जिनमें डॉक्टर राम सिंह तोमर, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर श्याराम तिवारी आदि उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये सभी रचनाकार पाठालोचन या पाठानुसंधान से संबंधित है। ठीक है, इन सभी का नाम अगर जब भी जिक्र होगा तो इससे संबंधित यानी इस प्रवृत्ति से संबंधित ये रचनाकार है। अगला प्रश्न है जायसली ग्रंथावली का संपादन किसने किया? ठीक है, यहाँ संपादन की बात पूछी जा रही है या उसकी भूमिका का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है कि उसकी भूमिका किसने लिखी है, क्योंकि जायसी ग्रंथावली की भूमिका लिखी है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? डॉक्टर कन्हैया सिंह, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी श्याराम तिवारी। सही उत्तर होगा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। तो जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न है घनानंद ग्रंथावली और रामचरितमानस का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याराम तिवारी, ऑप्शन बी डॉक्टर पारसनाथ तिवारी, ऑप्शन सी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी राम सिंह तोमर। तो घनानंद ग्रंथावली और रामचरितमानस का संपादन किया है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है डॉक्टर कन्हैया सिंह की कौन सी कृति पाठ संपादन से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय संपादन शास्त्र, ऑप्शन बी पाठ संपादन के सिद्धांत, ऑप्शन सी पाठालोचन सिद्धांत और प्रक्रिया, ऑप्शन डी हिंदी पाठानुसंधान। तो कन्हैया सिंह की कौन सी कृति पाठ संपादन से संबंधित है? सही उत्तर होगा बी पाठ संपादन के सिद्धांत। कन्हैया सिंह की पाठ संपादन से संबंधित जो किताब है वह है पाठ संपादन के सिद्धांत। तो ये थे हमारे पाठानुसंधान से संबंधित, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी देख लेते हैं, 1962 है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए पाठ संपादन के सिद्धांत के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर कन्हैया सिंह रचनाकार होंगे। प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1962 होगा। ठीक है, इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी पाठानुसंधान से संबंधित जो रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर जो हम देखें मूलराज जैन, इनके द्वारा जो संपादन से संबंधित जो रचना है भारतीय संपादन शास्त्र। प्रश्न पूछा जाए भारतीय संपादन शास्त्र किसकी कृति है, तो उत्तर होगा मूलराज जैन की कृति है। अगला जो तथ्य है वह डॉक्टर कन्हैया सिंह कृत पाठ संपादन के सिद्धांत और हिंदी पाठानुसंधान, तो ये दोनों जो कृति हैं वो डॉक्टर कन्हैया सिंह की कृति है। पाठ संपादन के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1962 है। हिंदी पाठानुसंधान की बात करें तो 1990 है। अगर आप पीएचडी के कोर्स वर्क को कर रहे हैं या एमफिल तो हालांकि कोर्स वो हट चुका है, तो अगर आप शोध कार्य से संबंधित अगर इस सेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं यानी पाठानुसंधान और पाठालोचन से संबंधित अगर कोई किताब आप ढूंढ रहे हैं तो ये दो किताब आप देख सकते हैं, हिंदी पाठानुसंधान और पाठ संपादन के सिद्धांत। ठीक है, कन्हैया सिंह का, डॉक्टर कन्हैया सिंह का यह किताब जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, या आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो हिंदी पाठानुसंधान का समय क्या हो गया? 1990। तो इन दोनों ही कृतियों के रचनाकार हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह। अगला जो तथ्य है वह डॉक्टर मिथिलेश कांति का है और विमलेश कांति का है। इन दोनों ने मिलकर लिखा है पाठालोचन सिद्धांत और प्रक्रिया। एक और पुनः देख लेते हैं, पाठालोचन सिद्धांत और प्रक्रिया। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1967। तो पाठालोचन सिद्धांत और प्रक्रिया अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसके रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर मिथिलेश कांति और विमलेश कांति।
इन दोनों ने मिलकर पाठालोचन सिद्धांत और प्रक्रिया इस कृति को लिखा है। ठीक है, अगले जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर सियाराम तिवारी हैं। इनका जो कृति है वो पाठानुसंधान है। पाठानुसंधान का प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1987 है। तो ये कुछ कृति थी जो पाठालोचन और पाठानुसंधान से संबंधित कृतियाँ थी। अगला जो प्रश्न है वह है, सुधी आलोचक पाठानुसंधान को क्यों शुद्ध आलोचना नहीं मानते हैं? उनके अनुसार क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। यह बहुत कठिन कार्य है। ऑप्शन बी, यह यांत्रिक और नीरस कार्य है। ऑप्शन सी, यह रचनात्मक कार्य नहीं है। ऑप्शन डी, इसमें पाठक की रुचि नहीं बनती। इसका सही उत्तर क्या? सुधी आलोचक पाठानुसंधान को शुद्ध आलोचना इसलिए नहीं मानते क्योंकि यह यांत्रिक और नीरस कार्य है। तो यहाँ तक हमारा पाठालोचन और पाठानुसंधान से संबंधित जो तथ्य था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो द्विवेदी युग की जो 6 प्रवृत्तियाँ थी समीक्षा की वो हमने दोनों वीडियोस में कंप्लीट कर लिया। यानी पहले वीडियो में हमने शास्त्रीय आलोचना के 2 रूप देखे थे और इस वीडियो में हमने दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे इन 5 प्रवृत्तियों को इस वीडियो में कवर किया। ठीक है, अगर अगला जो टॉपिक है वह है द्विवेदी युग की उपलब्धि। इसे हम तथ्य रूप में ही देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, तो अगर हम पहला जो देखें अगर द्विवेदी युग की उपलब्धि में, तो सबसे पहली जो उपलब्धि है द्विवेदी युग की वह है द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का व्यापक विकास एवं प्रभुत्व उत्कर्ष हुआ है। तो यह एक उपलब्धि हम देख सकते हैं कि आलोचना का इसमें विकास हमको व्यापक दिखाई दिया है। क्योंकि अगर आप देखें तो 6 प्रवृत्तियाँ हमको आलोचना की इसमें दिखाई देती है इस युग में। तो 6 अलग अलग प्रवृत्तियों को दिखना ये दर्शाता है कि व्यापक प्रसार हुआ है इस विधा का। दूसरा अगर हम तथ्य देखें तो इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि संस्कृत समीक्षा सिद्धांतों का पुनराख्यान करके तथा पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों को भारतीय संस्कारों के अनुकूल ढालकर दोनों के समन्वित आधार पर हिंदी के लिए उचित शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांतों का निर्माण माना जा सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है द्विवेदी युग की। तीसरी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो इन सिद्धांतों का उचित विनियोग करते हुए, यानी पाश्चात्य और भारतीय इन दोनों के समन्वित रूप से जो सिद्धांत उत्पन्न हुए उनका उचित विनियोग करते हुए व्यावहारिक समीक्षा की व्याख्यात्मक पद्धति के विकास को इस युग की दूसरी महती उपलब्धि मान सकते हैं। यानी व्यावहारिक समीक्षा तो हम देखते आ ही रहे थे, लेकिन उसकी व्याख्यात्मक पद्धति जो है इस युग में विकसित हुई। चौथी जो महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है इस युग की, इन दोनों ही उपलब्धियों के अर्जन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वाधिक योगदान स्वीकार करना होगा। यानी अगर हम व्यावहारिक समीक्षा की बात करें या व्याख्यात्मक समीक्षा की बात करें, दोनों ही प्रकार की उपलब्धियां जो है हमको रामचंद्र शुक्ल की कृतियों में सर्वाधिक दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल ने आगे चलकर विकसित होने वाले अनेक समीक्षा सिद्धांतों एवं पद्धतियों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। हिंदी आलोचना के प्रशस्त पथ पर वे एक ऐसे आलोक स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिसके प्रकाश में हम आगे और पीछे दोनों ही ओर बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शुक्ल की जो रचनाएं हैं उनमें हम समीक्षात्मक आलोचना के दोनों ही रूपों को, यानी व्यावहारिक और व्याख्यात्मक दोनों ही रूपों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये थी द्विवेदी युग की उपलब्धियां जिसे हमने देख लिया, और द्विवेदी युग की आलोचना का जो विस्तार था वो भी हमने प्रश्नों के माध्यम से देख लिया। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो छायावाद से संबंधित होगा। तो द्विवेदी युग का यह सेक्शन यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियोस कैसे लग रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।